पिछले वीडियो में बायोलॉजी का हम लोग टेस्ट 2 देख रहे थे और टोटल ये फिजिक्स केमिस्ट्री को इंक्लूड करते हुए बताया गया था। टेस्ट 10 यहाँ पे पड़ता है, लेकिन बायोलॉजी के संदर्भ में टेस्ट 2 आपको ये बताया गया था। इससे रिलेटेड पीडीएफ जो है या बायोलॉजी का जो भी टेस्ट का पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दिया गया है। वहाँ पर आप जाके इसको बना सकते हैं और ये जो सॉल्यूशन वीडियो है उसको आप देख लीजिए। हम बहुत कम समय में प्रयास करेंगे कि आपका सारा आंसर को बता दिया जाए, जहाँ आवश्यकता नहीं है हम चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे भी नहीं। तो इस तरह से आपको पहले क्वेश्चन को बनाना है और उसके बाद इस सॉल्यूशन वीडियो को देखना है, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ में से हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी हम थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करेंगे, ताकि जो भी चीज़ आपको यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में बताया जा रहा है वो लंबे समय में आपको याद हो जाए। बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप इन सब टॉपिक के बारे में ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, तो एक क्विक रिविजन आपको करवा दिया जाएगा एमसीक्यू का भी, और कुछ टॉपिक यहाँ पे जो रिलेटेड है या इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को भी हम क्लास नोट्स के माध्यम से आपका रिवीजन करवा देंगे। तो उम्मीद करते हैं जो भी पीडीएफ आपको दिया जा रहा है उससे को आप जरूर बना रहे होंगे और इससे आपको फायदा हो रहा होगा। तो चलिए देर ना करते हुए, चूंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इस टेस्ट का, तो 51 से आज यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं कि 51 क्वेश्चन में क्या बोलता है। बोलता है मनुष्य का औसत जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है। अच्छा, ये तो हम लोग कर चुके थे 120 से 80। चलिए 51 देखते हैं। इनमें से रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है? तो इस स्फेग्नोमीटर का हम लोग यूज करते हैं। देखिए, हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि अभी हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको तो दे ही दिया गया है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप बना चुके होंगे, तो जहां आवश्यकता नहीं है हम चार ऑप्शन पढ़ के आपका समय यहाँ पे नहीं लेंगे। कम से कम समय में आपका सारा जो टेस्ट है उसको हम कंप्लीट करने का अभी प्रयास कर रहे हैं। दूसरा बोलता है किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो 140 mmHg है, तो इसमें Hg का क्या तात्पर्य है? तो Hg मतलब ये केमिस्ट्री में अभी हम लोग पढ़ते हैं पारा का या मरकरी का ये संकेत है, तो इस तरह से इसका मतलब हो जाएगा मरकरी यानी या अर्थात ऑप्शन बी। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब जो है, ब्लड प्रेशर, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है ब्लड प्रेशर क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, उतना ही रहेगा या बदलाव आता है? तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नीचे 4 व्यक्ति दिया गया है और आपको बताना है कि किसका ब्लड प्रेशर जो है वो सामान्य है, ऐसा यहाँ पे बताना है। तो हम जानते हैं 120/80 यहाँ पे ब्लड प्रेशर होता है और ये ऑप्शन सी में यहाँ पे दिख रहा है श्री वाई। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, श्री वाई कहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी में यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी। हमारे शरीर में रक्त दाब होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, दाब से प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर से अधिक होता है, या बराबर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि हम लोगों का जो ब्लड प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, अधिक होता है। फिर यहाँ पे बोलता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। तो हम लोग जानते हैं कि ओ जो है, और ओ में भी ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ओ होगा और 58 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, खाली वर्ड जो है वो आपका अलग यूज किया गया है। तो यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ ही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अभिकथन बोलता है एबी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। तो हम लोग जानते हैं एबी जो ब्लड ग्रुप होता है वो सबसे क्या कर सकता है, प्राप्त तो कर सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि सार्वत्रिक ग्रहण करने वाला ये ग्रुप कहलाता है। रक्त समूह एबी को लाल रक्त कोशिका में कोई भी एंटीजन यहाँ पे नहीं होता है, ऐसा नहीं है, एंटीजन होता है, एंटीबॉडी यहाँ पे नहीं होता है। इसलिए एक अन्य किसी रक्त समूहों के साथ यहाँ पे इसका समूहन नहीं होता है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, जो कि स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से यहाँ पे केवल जो है आपका अभिकथन जो है वो सही होगा, इसका कारण जो है वो गलत आपका हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये सब आ रहा है, चलिए इसको देख ही लेते हैं। यहाँ पे ब्लड से रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो आपको हम बता देते हैं, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो और भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले ब्लड देख लेते हैं, फिर ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे, फिर बाकी के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो ब्लड के बारे में कहा जाता है कि इसका जो पीएच वैल्यू होता है 7.35 से लेकर, अभी सारा चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में आपको आएगा और यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में और भी आसानी हो जाएगा। अगर आप रिविजन नहीं भी कर पा रहे हैं, अभी दूसरे सब्जेक्ट को कर रहे हैं और बायोलॉजी यहाँ से भी कर लीजिएगा, तो थोड़ा बहुत जो है क्विक रिविजन तो आपका हो ही जाएगा। फिर सब जैसे आपको समय मिलता है आप क्लास नोट्स को रेफर करके इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.35 से लेकर 7.45 होता है और ब्लड जो होता है आपका 5 से 6 लीटर होता है। और इस तरह से ब्लड जो होता है वो किससे मिलके बनता है, आपका प्लाज्मा जो कि लिक्विड होता है
55% रहेगा। और ब्लड कार्पुलस करके दिया है, रक्त कणिकाएं होती हैं, और वो जो होती हैं वो कितने होती है, 45% होता है। तो इस तरह से यहाँ पे दो चीज़ों के मिलने से यहाँ पे ब्लड का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि ब्लड जो है यहाँ पे दो तरह के पदार्थों के मिलने से बना है, जिसमें प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। तो पहले प्लाज्मा को हम लोग देख लेते हैं कि आखिर प्लाज्मा का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसका क्या विशेषता है। तो प्लाज्मा के बारे में कहा जाता है ये पीले रंग का होता है और क्षारीय द्रव होता है, यानी कि बेसिक कैरेक्टर का होता है, और रुधिर का लगभग 55% भाग है, शेष 45% रुधिर कणिकाएं होती हैं। ये हम लोग अभी देख चुके हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स और अपशिष्ट को ले जाने का कार्य करते हैं। तो प्लाज्मा का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को, हार्मोन्स को और जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। प्लाज्मा कैसे बनता है, अभी आपको सवाल में पूछा जाएगा। तो प्लाज्मा का 90% भाग जो रहता है वो जल रहता है, 6 to 8% भाग जो रहता है वो क्या रहेगा, प्रोटीन, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं, और 2 to 4% रहता है खनिज आयन, जिसमें सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। तो ये है प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन। तो चलिए प्लाज्मा के बारे में हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे बोलता है आपको ग्लोबुलिन जो है प्रतिरक्षा तंत्र है, एल्ब्यूमिन जो है पराशरणीय संतुलन, और फाइब्रोनोजेन जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायता होता है। और ये सब जो है यकृत में बनने वाली प्लाज्मा के क्या है, प्रोटीन है। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि ये तीनों चीज़ कहाँ पे बनता है, तो लीवर में बनता है, और ये प्लाज्मा प्रोटीन है। ये अलग अलग तरह के क्या करते हैं, काम यहाँ पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है ब्लड कॉर्पुलकलस करके यहाँ पे दिया है, रुधिर कणिकाएं हैं जो कि 3 प्रकार की होती हैं। आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी के बारे में कहा जाए तो बोलता है कि जो स्तनधारी होती है, मैमल्स होते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, खरगोश हो गया, भालू हो गया, इस तरह के जो भी मैमल्स हैं उसके जो भी रेड ब्लड सेल हैं वो उभयावताल के होते हैं, बाइकॉन्केव होते हैं और सतह गोलाकार होता है। इसमें केंद्रक जो होता है, यानी कि सेंटर जो न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता है। हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि जो भी सेल होता है, सेल का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पे सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है आरबीसी के। ये चीज आपको बताया जा रहा है, लेकिन कहाँ पे, तो मैमल्स में। दूसरा है इसका निर्माण कहाँ होगा, अभी आपको पूछा जाएगा। अस्थि मज्जा में ये निर्माण होता है। 100 ml आरबीसी जो है 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन यहाँ पे रहता है। मतलब अगर 100 ml आरबीसी हम ले ले तो उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें 2 तरह के चीज होते हैं। पहला है ग्लोबिन प्रोटीन। हम थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि आपका रिविजन करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आपका यहाँ पे नहीं लेंगे हम। ग्लोबिन प्रोटीन है जो कि 96% रहता है, और इसमें हिम रंजक होता है, यानी कि ये कलर देता है, जो कि 4 से 5% रहता है। अभी सारा डाटा ये अभी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक ही जगह आपको बता दिया जाए। इसमें क्या रहता है, हिम अणु में आपका लोहा रहता है जो कि ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता है, यानी ऑक्सीजन को ढोने का जो काम होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है, जो कि आरबीसी का एक पार्ट है। आरबीसी का जो जीवन काल रहता है वो कितना दिन रहता है, 120 दिन। इसीलिए कहा जाता है 3 महीना के अंतराल के बाद हम जो है वो ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। इसका जो मृत्यु है वो कहाँ पे होता है, स्प्लीन में होता है, प्लेहा में। ये सब सारा चीज़ अभी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। केवल आप वीडियो को अंत तक देखिए, सब चीज़ आपको क्वेश्चन में मिलेगा। और अगर एक बार इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा और क्वेश्चन भी बना लीजिएगा तो हमको लगता है ये फैक्ट आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसको आरबीसी का कब्रगाह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मृत आरबीसी का निपटान यहीं पे प्लेहा में ही होता है। आरबीसी की संख्या अगर बोला जाए वयस्क पुरुष में तो बोलता है 4.6 से लेकर 6 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। और अगर वयस्क महिला देखे तो 4.2 से लेकर 5, मतलब महिलाओं में थोड़ा सा कम रहता है। ये चीज यहाँ पे दिया गया है। फिर डब्ल्यूबीसी भी जो है इसी का पार्ट है। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में कहा जाता है यह अनियमित आकृति का होता है। जैसे वहां पे दिया गया ना कि एक गोलाकार उभयावताल टाइप का होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, अनियमित होता है, केंद्रक युक्त होता है, यानी कि यहाँ पे आपको न्यूक्लियस मिलेगा, और हीमोग्लोबिन रहित होते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा। तो ये बेसिक इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आपको याद रखना है। इनकी संख्या आरबीसी की तुलना में बहुत कम रहता है, मात्र 6000 से लेके 8000 यहाँ पर प्रति घन मीटर रहता है, जबकि ये जो होता है 4.6 से लेके 6 मिलियन तक यहाँ पे रहता है। तो कुछ सूक्ष्म यहाँ पे कणों की उपस्थिति के आधार पर इन्हें 2 प्रकार में यहाँ पे हम लोग डब्ल्यूबीसी को क्या करते हैं, बांटते हैं। तो कणिकाणु कहते हैं और अकण कोशिका के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले जो होता है कणिकाणु में वो होता है न्यूट्रोफिल, जो कि सबसे अधिक होता है। आपको याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी में भी न्यूट्रोफिल जो होता है उसका एक पार्ट जो है वो सबसे अधिक होता है। वो कितना होता है, 60 to 65% होता है। और इसको भक्षण कोशिका के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी कोशिका के अंदर आपके हानिकारक जीव प्रवेश करते हैं उसको ये क्या करता है, नष्ट कर जाता है। उसी तरह से इओसोनोफिल
बेसोफिल जो होता है 2.2 से लेकर 3% रहता है और ये संक्रमण से बचाव करता है, यानी बीमारी से। WBC है ही बीमारी से बचाने के लिए। फिर बेसोफिल होता है, ये सबसे कम होता है, 0.5 से लेकर 1% होता है और यहाँ पे हिस्टामिन होता है, सीरोटोनिन होता है और हिपैरिन होता है, जो कि रक्त वाहिकाओं में रक्त को जमने से क्या करती है, रोकती है या स्राव को रोकती है। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है WBC का, अकन कोशिका होता है, जिसमें लिम्फोसाइट कहते हैं, जो कि प्रतिरक्षा एंटीबॉडी का निर्माण के लिए उत्तरदायी है। और अभी ये क्वेश्चन भी आएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा तो आपको एक तरह से रिवीजन भी करवा दिया जाएगा और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करवा दिया जाएगा। मोनोसाइट जो है उसको हम भक्षण कोशिका कहते हैं, जैसे कि आपका न्यूट्रोफिल था। अब हम लोग देखते हैं WBC के बारे में, और कुछ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो चलिए अब प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि रुधिर का जो थक्का है वो आपको जमाना होता है, ताकि सारा ब्लड जो है कटने के बाद शरीर से बाहर ना निकल जाए। तो बोलता है थ्रोम्बोसाइट मेंढक के रुधिर की छोटी छोटी तुर्क आकार की केंद्रक युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स जो होता है वो स्तनधारियों में यानी कि मैमल्स में पाया जाता है, ये मेंढक में पाया जाता था। तो केंद्रकहीन होते हैं, यानी कि यहाँ पे भी RBC की तरह न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और ये गोलेकार टिक्की के समान होता है, यानी अनियमित आकार तो नहीं होता है WBC के समान। इसका भी आकार जो होता है RBC के तरह गोलाकार और टिक्की के समान होता है। प्लेटलेट्स कहते हैं, रक्त के थक्का बनने का ये काम करता है या मदद करता है। और क्लोटिंग ऑफ ब्लड जो है उससे भी सवाल आते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो बोलता है रक्त जैसे छत तक होता है, कहीं पे हम लोग कट गए तो वहाँ पे प्लेटलेट्स आता है। प्लेटलेट्स जो आता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करवाता है। तो इस तरह से अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो कैल्शियम आयन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देगा, थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। अब ये जो थ्रोम्बिन रहेगा वो क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन को किस में बदल देगा, फाइब्रिन में बदल देगा। और फाइब्रिन जो है RBC के साथ यहाँ पे मिलकर रुधिर का थक्का बनाता है, क्योंकि ये जाल नुमा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। और रुधिर का थक्का RBC जो है, अभी हम लोग देखिए एक कण होता है, तो जैसे ये जाल है तो इस कण, ये जो कण है ये जाल में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। जैसे चाय छन्नी में हम लोग जब छानते हैं तो वहाँ पे जो चाय का दाना रहता है, चाय पत्ती जिसको हम लोग बोलते थे, लेकिन वो पत्ती तो होता नहीं है, दाना होता है, तो वो जो छन जाता है आपका चाय छन्नी में, उसी तरह से यहाँ पे फाइब्रिन में यहाँ पे RBC का जो कण रहता है वो छन जाता है। और इस तरह से वो जो होगा आपका क्या हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है और हम लोगों का शरीर से रक्त बहना जो है वो कम हो जाता है। ब्लड का काम क्या होता है, तो जो भी पचा हुआ भोजन है, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, उसको क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अंतःस्रावी उत्सर्जी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। गैस हो, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसका परिवहन करना। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग चीज को ट्रांसपोर्ट करता है शरीर के अंदर। तो ट्रांसपोर्टेशन मेन इसका काम होता है ब्लड का। यकृत और पेशियों में ताप उत्पन्न होता है और रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है, जिसे शरीर का ताप नियंत्रण यानी टेम्परेचर कंट्रोल के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। आगे बोलता है WBC जीवाणु तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को क्या कर देते हैं, नष्ट करते हैं। तो ये भी इनका बहुत महत्वपूर्ण काम है। प्लेटलेट्स जो होता है जमने में मदद करता है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। आगे यहाँ पे दिया गया है, मैमल्स में रेड ब्लड सेल जो होता है वो ना तो न्यूक्लियस अति करता है, ना ही माइट्रोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होता है, अतः DNA भी यहाँ पे पाया नहीं जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको पूछा गया है, इसलिए हम बॉक्स बना के यहाँ पे देखने यहाँ पे देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ना तो न्यूक्लियस पाया जाएगा, ना ही माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। और माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, तो दोनों के अंदर DNA होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी खुद का DNA होता है, या पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे। तो जब न्यूक्लियस ही नहीं है, माइट्रोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, तो खुद का यहाँ पे DNA भी नहीं होता है, तो ब्लड सेल में DNA मौजूद नहीं होता। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कभी कभी हम लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। प्लेटलेट्स यहाँ पे देता है कि प्रमोट क्या है, हेमोटेसिस करके दिया गया है। ऑल दो लैकिंग ऑफ न्यूक्लियस प्लेटलेट्स कंटेन फंक्शन माइट्रोकॉन्ड्रिया, कुछ दिया होगा, चलिए ठीक है। यहाँ पे ना आगे आएगा क्वेश्चन तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिम्फ है, जो कि अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसको ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। लिम्फ क्या होता है, तो बोलता है कि ये जो है लसिका जो होता है ये रुधिर ही है, यानी ब्लड ही है, जिसमें केवल रुधिर कणों का अभाव रहता है। मतलब ब्लड जो अभी हम लोग देखिए प्लाज्मा होता है और है ना कुछ रक्त कणिकाएँ होती हैं, तो यहाँ पे WBC है, RBC है और प्लेटलेट्स होता है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलता है। तो लसिका जो है शरीर दिशांग लसिका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। और यहाँ पे स्पेस होता है लसिका वाहिनियों तथा वाहिनियों के बीच में लसिका ग्रंथियाँ रहती हैं। लसिका एक वर्णहीन मतलब कलरलेस होता है, जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। कम मात्रा में कैल्शियम तथा फॉस्फेट पाया जाता है। साधारणतः इसमें श्वेत कणिकाएं लिम्फोसाइट तैरते रहते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। कम मात्रा में पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन भी यहाँ पे रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपशिष्ट पदार्थ अपेक्षाकृत यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। काम क्या करता है, जीवाणु का भक्षण करता है, क्योंकि
WBC इसमें तैरते रहते हैं। तो इस तरह से संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है और संक्रमण तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम का क्या करता है, निर्माण करता है। तो उम्मीद करते हैं ब्लड आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि उससे भी रिलेटेड यहाँ पे सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक बार देख लीजिएगा तो वो समझने में आपको आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे परिसंचरण तंत्र जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, उसमें तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। एक ब्लड होता है, दूसरा हार्ट होता है और तीसरा जो होता है ब्लड वेसल, जिसके माध्यम से वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है। फिर है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी पूछा जाएगा कि ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको खोज कौन किए थे, तो विलियम हार्वे किए थे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि खुला जो परिवहन तंत्र होता है वो कहाँ होता है, तो ऑर्थोपोडा और मोलास्का, जो कि फर्स्ट चैप्टर हम लोग जब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे ये पढ़ते हैं। बंद प्रकार का जो होता है वो कहाँ होता है, एनालिडा होता है, कशेरुकी, जैसे कि हम लोग का में भी बंद प्रकार ही होता है, जो कि रक्त वाहिनी ब्लड वेसल में ब्लड जो है वो बहती है। ब्लड के बारे में कहा जाता है ये तरल प्लाज्मा है, रुधिर कणिका। अभी जस्ट आपको जो टिश्यू वाला चैप्टर था वहां पे आपको बताया गया। आरबीसी का यहाँ पे कुछ डायमीटर बताया गया है, 7.5 से लेके 8.7 माइक्रोमीटर है और WBC का है 12 से 16 यहाँ पे माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर में मतलब 10 टू द पावर आपका -6 होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में कहा जाता है इसका खोज जो है कार्ल लैनिस्टर के द्वारा किया जाता है। अभी तुरंत हम बार बार कह रहे हैं, ये सभी फैक्ट अभी जो हम स्पीड में आपको बता रहे हैं ये सभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उसी को आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं नोट्स के माध्यम से, फिर आपको क्वेश्चन करवा देंगे। तो प्रोटीन हो गया, एंटीजन के कारण ये भिन्न होता है। अब एंटीजन क्या होता है उसको शॉर्टकट में समझ लीजिए। तो ये जो होता है एंटीजन जो होता है वो दो प्रकार के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है सेल्फ एंटीजन जो कि एंटीजन ए और एंटीजन बी होता है ब्लड में। दूसरा है नॉन सेल्फ एंटीजन जो कि वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, टॉक्सिक फॉरेन पार्टिकल से हो सकता है, केमिकल हो सकता है, डस्ट हो सकता है, पोलन हो सकता है, फूड हो सकता है जो कि बाहर से यहाँ पे आया है। तो एंटीजन बोलता है जो कि बॉडी में बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एंटीजन, मतलब खुद ये एंटीजन आपके बॉडी में ही बनता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अगर कुछ आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपके शरीर में बना तो सेल्फ एंटीजन, जैसे कि एंटीजन ए, एंटीजन बी, और बाकी वायरस, फंजाई ये जो जब बाहर से आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन। द इम्यून सिस्टम इज सपोज टू आइडेंटिफाई एंड अटैक नॉन सेल्फ इन्वेंटर। तो कहने का मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो किसको अटैक करता है, तो जो नॉन सेल्फ एंटीजन होते हैं उसको यहाँ पे अटैक करता है और उसको अटैक करने के लिए एंटीबॉडी का ही निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। एंटीजन जो होता है हमारे शरीर में दो तरह से होते हैं, एक जो होते हैं शरीर के द्वारा खुद बनाए जाते हैं और एक जो होता है बाहरी इन्वायरमेंट से आया हुआ रहता है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अटैक किसको करेगा, जो बाहर से है। खुद का है ना जो एंटीजन रहेगा उसको क्यों शरीर मानेगा, क्योंकि शरीर ही तो बना रहा है, तो अपने ही बनाया हुआ पदार्थ को या है ना एंटीजन को वो क्यों नष्ट करेगा, तो वह केवल और केवल वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया जिससे शरीर को नुकसान हो सकता है, जो कि बाहरी इन्वायरमेंट से आपके शरीर में आया, उसको वो क्या करेगा, नष्ट करेगा और उसके लिए क्या बनाता है, तो एंटीबॉडी बनाता है। तो इस तरह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है इस एंटीजन के बारे में या नॉन सेल्फ एंटीजन को नष्ट करने के लिए एक चीज का निर्माण करता है जिसका हम लोग क्या करते हैं, क्या नाम देते हैं, एंटीबॉडी, जिसको हम लोग शरीर का सेना भी कहते हैं। मतलब ये सेना की तरह काम करता है जो कि बाहरी जो आया हुआ, जैसे देश का आदमी को हमारा सेना थोड़ी मारेगा, अगर कोई बाहरी देश से क्या कर रहा है, घुसपैठिया है, तो उसको वो क्या कर सकता है, मार सकता है। तो बस वही चीज है कि आपके शरीर में जो एंटीजन है उसको ये किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं या उसके लिए एंटीबॉडी नहीं बनता है। बाहर से जब कोई एंटीजन आएगा नॉन सेल्फ एंटीजन, तब उसके लिए एंटीबॉडी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये सब सारा चीज आपको यहाँ पे दिया गया है। सेल्फ एंटीजन में यहाँ पे बोलता है ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, यानी कि सेल्फ एंटीजन जो एंटीजन ए है और एंटीजन बी है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और इस तरह से सेल्फ एंटीजन जो है हमारे शरीर में अभी आपको बताया गया एंटीजन ए और एंटीजन बी, इस तरह से दो प्रकार के आपको देखने को मिलता है। एंटीबॉडी क्या होता है, तो आपको बताया गया रोग से लड़ने के लिए क्षमता के लिए ये जो है या बाहर जीवाणु या विषाणु आ जाते हैं तो उसके लिए एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पे ये ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एंटीबॉडी WBC में गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के रूपांतरण के फलस्वरूप बनता है। तो हम लोगों के WBC अभी लिम्फोसाइट बताया गया, वही ना क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है और इस तरह से हम लोगों को रोग से बचाने का वो काम करता है। तो यहाँ पे बोलता है गामा ग्लोबुलिन नाम का एक प्रोटीन रहता है, यही बदल जाता है किसमें, एंटीबॉडी में। उम्मीद करते हैं शॉर्टकट में हम बहुत तेजी से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। इसीलिए इसको इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं किसको, तो एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एंटी ए जिसमें हम कैपिटल ए लिखे हैं,
या एंटी बी जो होता है कैपिटल बी लिखें, या सिंपली हम ए और बी लिख सकते हैं लेकिन स्मॉल में आपको लिखना होता है। इस तरह से एंटीबॉडी दो तरह का होता है, जैसे कि एंटीजन दो तरह का था, तो एंटीजन ए एंटीजन बी, उसी तरह से यहाँ पे एंटीबॉडी है तो एंटीजन नहीं कहेंगे, केवल एंटी कहेंगे और कैपिटल ए लिखेंगे और नहीं तो स्मॉल ए लिखेंगे। तो इस तरह से संकेत करने का ये तरीका है। अब यहाँ पे दिया गया है कि ब्लड ग्रुप है और कि हम जैसे कि अभी थोड़ा बहुत आपको बता रहे थे कि कौन किसको ब्लड ग्रुप में डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जानना होगा कि कहाँ पे एंटीजन जो है और कहाँ पे क्या है एंटीबॉडी है। तो इस तरह से यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे इसी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता है। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब उसके ब्लड में कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन ए, और एंटीबॉडी जो होगा जस्ट उसके अपोजिट होगा, एंटी बी होगा। समझ रहे हैं? एंटीजन जो होगा वो ए हो जाएगा, एंटीजन के नाम पे उसका ब्लड ग्रुप का नाम हम रख दिए हैं, लेकिन एंटीबॉडी जस्ट उसके अपोजिट होगा, एंटी बी। उसी तरह से ब्लड ग्रुप बी में जो होगा वो एंटीजन क्या होगा, आपका बी होगा, और एंटीबॉडी जो है एनसीईआरटी से यहाँ पे हम लिए हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, हो सकता है आपको देखने में परेशानी हो रही है। यहाँ पे उम्मीद करते हैं अब दिख रहा होगा ना। चलिए, तो यहाँ पे प्रतिजन जिसको एंटीजन हम लोग कहते हैं, तो एंटीजन जो होता है ए वाला का ए रहता है और एंटीबॉडी जो रहता है वो एंटी बी हो जाता है। फिर बी जो रहेगा उसका एंटीजन जो रहेगा वो बी रहेगा और एंटीबॉडी जो रहेगा एंटी ए रहेगा। ए बी का ए बी एंटीजन है, अभी आपको लिखा था ना क्वेश्चन में कहीं पे दिया हुआ था अभी हम लोग कि एंटीजन नहीं रहता है, तो देखिए यहाँ पे एंटीजन रहता है और यहाँ पे एंटीबॉडी जो रहता है अनुपस्थित रहता है। इसीलिए कहते हैं कि डिटेल वाइज अगर अच्छे से अगर पढ़े रहिएगा और शॉर्ट में, देखिए आपको कितना कम समय में आपको रिवाइज करवा दिए, तो बहुत लिमिटेड टाइम में भी अगर चीज़ों को आप पढ़े हुए रहिएगा तो आप रिवाइज कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बहुत लंबा टाइम ही आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे अनुपस्थित रहता है, तो ये किसको किसको ब्लड दे सकते हैं वो बाद में हम लोग देखेंगे, पहले एंटीजन और एंटीबॉडी को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे बोलता है ओ जो रहता है उसमें एंटीजन नहीं रहता। तो देखिए ए बी का भी सवाल पूछा था, वहाँ पे लिखा था ए बी में एंटीजन नहीं रहते हैं जबकि एंटीबॉडी रहते हैं, ऐसा वहाँ पे बोलना चाह रहा था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया था। तो उसी तरह से ओ वाला में भी पूछ सकता है, यहाँ पे बोल देगा ओ में एंटीजन उपस्थित रहता है जबकि यहाँ पे क्या है अनुपस्थित, तो स्टेटमेंट को ऐसा घुमा सकता है। और एंटीबॉडी यहाँ पे अनुपस्थित रहते हैं बोल देगा जबकि एंटीबॉडी तो यहाँ पे मौजूद है, एंटी ए और एंटी बी। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है ना कि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि एंटीजन बी है और एंटीबॉडी यहाँ पे बी, यहाँ पे आपका दिया गया है बी, तो दोनों अगर मिल जाएगा तो यहाँ पे ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, क्लोट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं कि जिसको वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, वही या एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों सेम नहीं मिलना चाहिए यहाँ, है ना। उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। तो जैसे यहाँ पे ए वाला जो है वो रक्तदाता किसको दे सकता है, इसको कौन दे सकता है, ए वाला दे सकता है और ओ वाला दे सकता है, क्योंकि ओ में आप देखिएगा तो ओ में जो होता है वो एंटीजन होता ही नहीं है, और एंटीजन नहीं होगा तो क्लोटिंग का कोई संभावना है ही नहीं, इसलिए ओ में ना जो होता है वो किसी को भी दे सकता है। तो ये चीज़ हम लोग सार्वत्रिक है ना दाता के तौर पर जानते हैं, और ए बी जो है वो केवल और केवल ए बी से ही ले सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए हैं, देख लिए हैं। इसको और भी आप डिटेल में देख लीजिएगा, क्योंकि ये कॉमन सा चीज़ है, कहीं पे भी आपको ये क्या होगा, मिल जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इसको छोटा करते हैं, जल्दी थोड़ा समझाने में अति हो जाएगा। तो हाँ, तो यहाँ पे बोलता है ये जो ब्लड ग्रुप वाले हैं कि यदि ग्रुप ए वाले व्यक्ति को रुधिर बी का रक्त दे दिया जाए तो प्रतिजन यानी एंटीजन ए के साथ प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी ए तथा एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी यहाँ पे क्या हो जाता है, मिल जाता है। इसी को रक्त का एग्यूलेशन या चिपकना कहते हैं, अभिसलेशन के नाम से इसको क्या कहते हैं जानते हैं। कहने का मतलब वो है ना क्या हो जाएगा, क्लोटिंग हो जाएगा, खून चढ़ाने के समय रुधिर का मिलाना, इसलिए। हाँ, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में दिया गया, OH के बारे में, ये अभी आएगा नहीं, बहुत रेयर ऑफ द रेयर ग्रुप है ना। और इसमें जो होता है एंटीजन H नहीं होता है, जबकि ब्लड ग्रुप O में एंटीजन H होता है। तो ये एंटीजन H यहाँ पे बोला जा रहा है, एक अलग प्रकार का यहाँ पे दिया गया है। एंटी H यहाँ पे नहीं होता है, जबकि एंटी H यहाँ पे होता है। तो इसको आप डिटेल वाइज देख लीजिएगा, ज़्यादा अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए इसमें हम नहीं जा रहे। फिर यह कौन सा व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, ये थोड़ा बहुत वहाँ पे ही आपको समझा दिए, तो यहाँ पे हम जाते नहीं। कार्ल लैंडस्टर A, B और O की खोज 19 में यहाँ पे
1900 में यह किए थे, ये भी आपको बता दिया गया। उसके बाद RH फैक्टर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, उसी के तरह। तो जहाँ पे RH फैक्टर होता है जो कि रिसस बेंदर में ये मिलता है, उसको हम लोग RBC पॉजिटिव में हम लोग लेते हैं, और जो नहीं होता है उसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे नेगेटिव में रहते हैं। तो इस तरह से ये आपका हो गया। अब दिया गया है कि कौन किसको डोनेट कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव वाला जो रहता है वो पॉजिटिव को ना डोनेट कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव को डोनेट नहीं कर सकता है, ये चीज़ है। तो एक तरह से अगर वो पॉजिटिव भी और वो नेगेटिव का तुलना किया जाए तो वो नेगेटिव जो है वो ज़्यादा कोई को दे सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बोलता है कि जनरली यहाँ पे हम लोगों को लगभग 80% पॉपुलेशन जो मिलेगा वो पॉजिटिव वाला ही आपको मिलता है, इसलिए हम लोग जनरली ओ को बोल देते हैं यूनिवर्सल डोनर। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ नेगेटिव होता है, जो कि क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलता है। चलिए और कुछ अगर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया है इरिथ्रोब्लास्टिस करके यहाँ पे एक टॉपिक होता है जिसमें गर्भ रक्तानुपूरकता के नाम से हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, माता और बच्चे के बीच का रिलेशन यहाँ पे बताया गया है। अगर फादर और मदर का जो RH फैक्टर रहता है पॉजिटिव रहता है, यानी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो वो नॉर्मल बच्चा होने का चांसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फादर नेगेटिव रहता है और मदर पॉजिटिव रहती है तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि दोनों का जो यहाँ पे RH फैक्टर है वो सेम हो गया, माता का और बच्चा का। फिर यहाँ पे पिता का नेगेटिव रहता है और माता का भी नेगेटिव रहता है, तो बच्चा भी नेगेटिव हो जाता है और इसमें भी सेम रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर पिता अगर RH पॉजिटिव है और माता RH नेगेटिव है, तो यहाँ पे बच्चा जो होता है RH पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि इनको लगेगा कि ये जो है बाहरी है ना कोई एंटीजन है, और इस तरह से इसको नष्ट करने के लिए माता का एंटीबॉडी जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, और इस तरह से बच्चे जो होते हैं उसको नुकसान पहुंच सकते हैं। तो इसी को बोलता है इरिथ्रोब्लास्टिक्स। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको आप डिटेल से देख सकते हैं। हार्ट के बारे में देखते हैं कि ये जो है मेसोडर्म से बनता है और थोड़ा बाईं ओर हम लोगों का झुका रहता है। आगे बोलता है कि ये कार्डिक मसल से बना होता है, केंद्रीय पंप सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन होता है, सारा ब्लड जो है शरीर में इसी के माध्यम से जा रहा है। 5 लीटर रक्त प्रतिदिन पंप करता है, तो 5 से 6 लीटर, अभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कितने ब्लड होते हैं, तो 5 to 6 लीटर होता है एक 70 kg के इंसान में। ब्लड वेसल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, आर्टरीज है, कैपिलरीज है और वेन्स है। थोड़ा सा ये रिविजन क्लास जैसा आपको लग रहा होगा, क्वेश्चन छोड़ के हम यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन अब इसको खत्म कर ही देते हैं, इतना बर्दाश्त किए हैं तो अब है ना देख लीजिए, और अगर ये सब चीज़ आपको आता है तो फॉरवर्ड करके आप क्वेश्चन में जा सकते हैं। आर्टरीज में यहाँ बोलता है शुद्ध रक्त की हृदय विभिन्न अंगों में यहाँ पे ले जाती है। महाधमनी यहाँ पे बोलता है बाएं निलय से शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाती है, तो यहाँ पे है ना शुद्ध रक्त को ये लेके जाती है, ये चीज़ आपको याद रखना है धमनी के बारे में। लेकिन पल्मोनरी जो आर्टरी होता है, धमनी होता है, वो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। हम लोग धमनी याद कर लेते हैं कि ये जो है आर्टरीज जो है शुद्ध, यानी कि शुद्ध माने क्या हो गया, ऑक्सीजन से युक्त जो ब्लड है वो इसमें होता है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना होगा कि अशुद्ध जो रक्त है उसको फेफड़े तक पहुँचाने का काम जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा होता है। फिर ब्लड कैपिलरी होता है, जहाँ जहाँ ये है ना आपका देखिए एक कोशिका महीन रुधिर वाहिका, मतलब पतला यहाँ पे है ना पाइप जैसा होता है, उसको हम लोग ब्लड कैपिलरी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सिराएं क्या होती है, तो अशुद्ध, वहाँ पे शुद्ध था धमनी में, यहाँ पे वेन्स में होता है वो अशुद्ध रहता है। और इसमें भी वही है कि वेन जो महाशिरा है वो क्या करता है, दाहिने आलिंद में अशुद्ध रक्त की आपूर्ति करता है। लेकिन यही पल्मोनरी वर्ड अगर आ जाएगा तो यहाँ पे शुद्ध रक्त को कहाँ पहुँचाता है, फेफड़े से दाई आलिंद में पहुँचाता है। मतलब देखिए फेफड़े तक पहुँचाने का काम हार्ट से जो अशुद्ध रक्त है उसका काम है पल्मोनरी आर्टरी का। और जब यहाँ पे फेफड़ा यहाँ पे बन जाता है, तो फेफड़ा यहाँ पे बन जाता है तो क्या हो जाएगा, फेफड़ा में शुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा, फेफड़ा से वापस जो है बाएं आलिंद में लाने का नाम पल्मोनरी वेन के द्वारा होता है। आगे दिया है मनुष्य एक अन्य स्तनधारियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, बायां आलिंद है, बायां निलय है, दायां आलिंद है और दायां निलय यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये सब उम्मीद करते हैं आप बहुत कॉमन सा चीज़ है, कहीं पे भी आप इसको पढ़ रहे होंगे। 4 को कपाट होता है ना, यहाँ पे आपका बाइकास्पिड वाल्व होता है, एरोटिक वाल्व होता है, और उसके बाद यहाँ पे बोलता है महाधमनी इस शुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पूरे शरीर में पहुँचाता है। ऑक्सीजन देने एवं कार्बन डाइऑक्साइड लेने की यह के बाद यह अशुद्ध रक्त महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद तक पहुंचता है। ट्राइकास्पिड वाल्व होता है, दायां आलिंद से दायां निलय तक है। पल्मोनिक वाल्व होता है, दायां निलय से फुफ्फुसीय धमनी है। तो इस तरह से यहाँ पे आप फिगर में आराम से इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 तरह का क्या होता है, वाल्व होता है, यानी दरवाजा होता है जिसमें जाने का तो रास्ता है लेकिन वापस आने का रास्ता नहीं है। पुनः फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन लेकर शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा द्वारा फेफड़ों में बायां आलिंद में लाया जाता है। तो ये सब आप थोड़ा
सा देख लीजिए, हृदय में बारी बारी में यहाँ कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन होता है, यानी कि संकुचन और शिथिलन होता है। इससे सवाल अभी पूछा जाएगा। जो संकुचन होता है, सिकुड़ता है, उसको हम लोग सिस्टोल बोलते हैं, और जो शिथिलन होता है यानी रिलैक्स होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टोल। और सिस्टोल और डिस्टोल जो होता है उसी को हम एक धड़कन कहते हैं। और बोलता है ना हृदय कब यहाँ पे आराम करता है, तो यही दो धड़कन, एक धड़कन के बीच का जो अथी होता है सिस्टोल और डिस्टोल के बीच का, वही वो अथी करता है ना। प्रति मिनट कितने बार धड़कता है, तो ये 72 बार धड़कता है। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 mmHg होता है, जिसमें Hg पारा है, ये भी शायद पूछा गया है ना। चलिए डिस्टोलिक, हाँ पूछा तो गया है, अभी हम लोग बता रहे थे। डिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 80। तो इस तरह से हम लोग वयस्क रक्तचाप जो होते हैं 120 से लेके 120 से 80। तो 120 सिस्टोलिक हो गया, 80 जो हो गया डिस्टोलिक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। सिस्टोलिक मतलब क्या होता है, संकुचन जिसमें प्रेशर करेगा, और डिस्टोलिक मतलब वो क्या हो जाएगा, अपने आप को रिलैक्स कर लेगा। तो इस तरह से ब्लड जो होता है प्रेशर करेगा तब तो वो ज़्यादा दूर तक फैलेगा, इसलिए प्रेशराइज वाला में ज़्यादा है और रिलैक्स वाला में कम आपको दिया गया है। स्फिग्नोमीटर ये शुरुआत में ही पूछा गया था। ये ब्लड ग्रुप को, सॉरी ब्लड प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं, नापते हैं। ऐसे नोट करके यहाँ पे रहता है, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट के जैसा यहाँ पे क्या करता है, काम करता है। तो इस तरह बिजली का काम उत्पादन का यहाँ पे करता है। फिर है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि इस तरह से हार्ट बीट को यहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है, दिखा रहा है। पेस मेकर जो होता है, अगर ऐसे नोट काम नहीं करता है तो हम लोग पेस मेकर से करते हैं, जैसे डायलिसिस वगैरह होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे आपका पेस मेकर जो है हार्ट से संबंधित है, वृक्क से संबंधित है, डायलिसिस। चलिए अब यहाँ पे हम लोग, और हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक में क्या होगा, चेस्ट में पेन होता है, फिर है शॉर्ट ब्रीथ, बहुत तेज़ी से ब्रीथ होगा, पसीना वगैरह सब आने लग जाता है, ये भी पूछा गया था। इलाज है कोरोनरी आर्टरी ना, एंजियोप्लास्टी हम लोग इसको कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी जो होता है, यानी कि जो ब्लड वेसल जो है, जो कि हार्ट को ब्लड पहुँचाते हैं, उसमें किसी तरह से ब्लॉकेज आ जाता है, इस तरह से ब्लॉकेज आता है, तब हम लोगों को क्या होता है, आपका यहाँ पे हार्ट अटैक आता है। तो इस तरह से स्टंट जो है वो लगा के यहाँ पे इस आपका ब्लॉकेज को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। चलिए देखते हैं इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है, हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे आपका ले लिए। अब फटाफट यहाँ पे हम आपको केवल इसका ऑप्शन बताते हैं, यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, जो आंसर है वो आपको हम बता दे रहे हैं, बाकी सारा चीज़ जो है आपको वहाँ पे हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे बोलता है वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्त ले सकता है, मतलब किससे रक्त ले सकता है, तो मात्र AB से वो क्या कर सकता है, रक्त ले सकता है। 61 बोलता है AB रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त अदाता कहा जाता है। क्यों सार्वत्रिक रक्त अदाता, यानी सबसे ले सकता है, तो रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है, ये अभी आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 देखते हैं। तो बोलता है एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है, चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिसके रक्त समूह इस प्रकार है। मतलब ए का एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पे जांच करने का हमको समय नहीं है, तो हम किसको ब्लड उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते, सॉरी रक्त जांच करने का यहाँ पे समय है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बता रहे हैं। ए ग्रुप है, तो कौन कौन उसका फैमिली का दे सकता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए ओ दे सकता है, ए बी दे सकता है, और ए बी भी, सॉरी ये जो ए बी दे सकता है, ए बी तो केवल ए बी को ही दे सकता है, किसी और को दे नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन 2 को काट दीजिए। तो इस तरह से आ जाएगा ऑप्शन डी। फिर एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि उसका ब्लड ग्रुप जांचने का भी समय नहीं है, तो हम कौन सा ब्लड ग्रुप उसको बिना डरे चढ़ा सकते हैं जिससे क्लोटिंग नहीं होगा। तो अभी बताएं कि ओ नेगेटिव में किसी तरह का कोई डाउट नहीं होता है, पॉजिटिव में हो सकता है लेकिन नेगेटिव में डाउट नहीं होता है, ये किसी को भी आप दे सकते हैं। यूनिवर्सल डोनर अगर ओरिजिनल में कहा जाए तो वो नेगेटिव ही होता है। सेम टू सेम चीज यहाँ पे पूछा गया है और इसका आंसर भी हो जाएगा ओ नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे भी इसका आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव। रक्त समूह का खोज कौन किया है, कार्ल लैंडस्टर, अभी आपको बताया गया था जब आपको रिवीजन करवाया गया था। RH फैक्टर जो है अभी आपको बताए थे हम रिसेस वंडर, इसीलिए हम बोले थे कि रिवीजन अगर कर लीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ज्यादा बनाने में रह जाते हैं और चीजों को पढ़ते नहीं है, तो पढ़िएगा नहीं तो क्वेश्चन कैसे बना पाइएगा, ठीक ना। 68 जो है यहाँ पे क्वेश्चन में 68 नंबर यहाँ पे बोलता है कि एक विवाहित दंपति बालक को क्या करती है, गोद लेती है, इसमें कुछ वर्ष उपरांत उसको जुड़वा बच्चा हो जाते हैं। तो इस तरह से उस दंपति के 3 संतान हो गया। दंपति का एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का नेगेटिव है। कहने का मतलब है ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव है, तीनों पुत्रों में से एक का रक्त पॉजिटिव ए पॉजिटिव है, दूसरे का बी पॉजिटिव है और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपका ओ पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों माता पिता ए बी है तो ओ होने का चांसेस यहाँ पे है नहीं। ये गूगल में आपको आराम से मिल जाएगा, हम क्लास नोट्स में यहाँ पे तो नहीं डाले थे, लेकिन गूगल में आपको इस तरह के लिस्ट मिल जाएंगे, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप माता पिता के रहने पर क्या चांसेस है उसका बच्चा का ब्लड ग्रुप यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ
यहाँ पे देख लेते हैं, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी आपका उसी चार्ट से यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा चांस है किसका होने का, ओ का होने का। किसी एक सामान्य व्यक्ति के पीएच स्तर अभी आपको बताए थे जब ब्लड बता रहे थे 7.35 से लेकर 7.4। हम ये मान के चल रहे हैं ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम बहुत स्पीड से पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन तो आपको दे दिया गया है। अब फिर भी अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर कैसे होगा। फिर एंटीजन वह पदार्थ है, एंटीजन हम किसको कहते हैं वो पूछा गया है। तो एंटीजन हम किसको कहते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करने के लिए जो अधिक करता है, प्रेरित करता है, उसी को हम लोग एंटीजन कहते हैं। फिर यहाँ पे बोलता है फिर एंटीजन की मूल विशेषता क्या है। तो एंटीजन की मूल विशेषता क्या है, एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षियों को बनाने में सहायता करना या बनने के लिए प्रेरित करना। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारे रक्षा करता है। तो WBC जो है रोग से हमको बचाता है। और इस तरह से सफेद रक्त कण का मुख्य काम क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। तो अभी हम लोग देखें ना, प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है तो किसके द्वारा होता है, WBC के जो लिम्फोसाइट होता है उसके द्वारा आपका ये एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो ये अस्थि मज्जा में होता है। फिर है असंक्रमणता का सर्वाधिक संबंध जो है वो किससे है। तो यहाँ समीर आपको बीमार नहीं होने देना किसको है, लिम्फोसाइट को है। मानव रक्त की श्यानता, विस्कोसिटी जो आ रहा है, चिपचिपापन जो आ रहा है वो किसके कारण आता है। तो रक्त में जो प्रोटीन होते हैं उसके कारण आता है। मानव में जो श्वेत रक्त है उसका व्यास क्या दिया गया है। तो यहाँ में से जो सबसे बेस्ट दिख रहा है वो है ना 0.007 मिलीमीटर है। इसको माइक्रोमीटर में कीजिएगा तो 7 माइक्रोमीटर आता है। वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा दिए थे लेकिन ऑप्शन में अब यही मिल रहा है तो यही सबसे बेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 80, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं को अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान में क्या कहते हैं, ल्यूकेपिया बोलते हैं। मियाँ नहीं बोलते हैं, ल्यूकेपिया। मतलब ज़्यादा अगर शरीर में आपका WBC हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, ल्यूकेपिया कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, किस में बनती हैं। तो अस्थि मज्जा में बनती है। WBC का बनना और RBC का विनाश होना कहाँ पे होता है। तो स्प्लिन प्लिया में होता है। अभी आपको बताया गया था, कब्रगाह के नाम से भी इसको क्या करते हैं जानते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा वहाँ पे हम टाइम लिए लेकिन क्वेश्चन उम्मीद करते हैं अगर पहले देखे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये तेज़ नहीं लग रहा होगा और फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो तेज़ तो लग रहा होगा और फिर भी तेज़ लग रहा होगा, फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि सारा चीज़ आपको यहाँ पे हम समझा चुके हैं। रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में किया जाता है। हृदय को रक्त का संक्रमण करने वाली धमनियों को क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं। मतलब हार्ट को ही रक्त क्या कहते हैं, संक्रमण नहीं होगा, सम्मरण करके है, मतलब पहुंचाने का काम जो है वो हृदय धमनियां यानी कोरोनरी आर्टरी के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन परिवर्तन में भाग लेने का वाला एंजाइम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ थॉमरिन हो जाएगा। अभी आपको बताया गया था ना रक्त का थक्का जमने वाला, किस शरीर प्रक्रम में थॉमरिन का संबंध है। तो आपका है रक्त जमाव के संबंध में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है, 90% यहाँ पे होता है। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स जो है वो अधिक होते हैं, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। 89 में यहाँ पे पूछा हुआ है कि कटे स्थानों के रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकिरी का उपयोग करता है। हाँ, जैसे आप सैलून में जाते होंगे पहले, या है ना, पहले अगर सैलून में देखिएगा तो फिटकिरी रखता था ताकि कहीं कट छिल जाए तो उसको फिटकिरी लगा देता था। रीज़न क्या है कि रक्त कोलाइडी निकाय है, यहाँ कोलाइडी सॉल्यूशन है जो कि ऋणावसित कोलाइडी सॉल्यूशन होते हैं और फिटकिरी जो है एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम जो होता है पॉजिटिव आयन होता है, तो इससे क्या होता है थोड़ा सा स्कंदित हो जाता है यानी कि जम जाता है और क्लोटिंग होने से रक्त का बहाव क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे स्टेटमेंट और उसका जो रीज़न है वो दोनों सही दिया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसमें किसी भी मरीज को है ना किसी भी किस्म के विचार किए बिना, मतलब ए है बी है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा न्यूज में आया था, तो ब्रिटेन में ये दिया गया। अल्कोहल के निरावेशनकरण में कौन काम करता है। तो अल्कोहल के लीवर है ना, लीवर बोलते हैं ना कि शराब पी के लीवर खराब कर ले रहा है, तो बस वही लीवर करता है ना, एक लिमिट के बाद वो काम करना बंद कर देगा। एक स्वस्थ मनुष्य के दिन भर में कितना लीटर यहाँ पे यूरिन बनता है। तो 1.5 लीटर। उत्सर्जन तंत्र अभी समय नहीं है इसलिए इसको हम नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगर टाइम इस तरह से मिलेगा तो बता देंगे, और नहीं तो इसको आप खुद से भी देख सकते हैं। 93 यहाँ पे बोलता है मानव वृक्क के कार्य के संबंध में यानी किडनी के कार्य के संबंध में आपको बताना है कि क्या है। वृक्क के उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी, धमनी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सीरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गलती किया है। फिर है बूमन संपुट। ये बूमन संपुट सब आप जैसे कि अभी आपको ब्लड के बारे में बताया उसी तरह से अगर यहाँ पे आपका उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़िएगा तो वो सब नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहाँ अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्शोषण होता है तथा वृक्कीय सिराओं में रक्त के पास यहाँ पे वापस भेजा जाता है। ये बिल्कुल सही है।
फिर यहाँ पे 94 में यहाँ पे दिया गया है आपका, यहाँ तो केवल 2 हो जाएगा ना। 94 में यहाँ पे दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, डायलिसिस है ना के माध्यम से होता है, किडनी वगैरह खराब होने पर। 95 बोलता है निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। रक्त शरीर का किडनी के माध्यम से ही सारा रक्त जो होता है वो प्यूरिफाई होता है। 96 बोलता है यूरिया किसके द्वारा पृथक होता है, तो यूरिया हम लोग देखे थे किडनी में बनता है, यकृत में बनता है, लीवर में बनता है, और किडनी यानी गुर्दा में वो क्या होता है, साफ होता है। ये चीज़ पहले अगर टेस्ट देखे होंगे तो आपको पता होगा। 97 में वृक्क में प्रति मिनट औसतन कितना रक्त प्रवाह होता है, तो 1200 सीसी होता है। समझ लीजिए प्रति मिनट कितना काम करता है। और ये अगर खराब हो जाए आपका तो फिर डायलाइजर आपको क्या करना पड़ता है, लगाना होता है, अपोहक, जिसके कार्य संपादन होता है तो किसके लिए है, अपोहक, वृक्क के लिए होता है। फिर है जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो सेम टू सेम यहाँ पे होता है निम्नलिखित में। अच्छा, कौन सा पदार्थ जमा होता है, तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाते हैं, जमा हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन वगैरह जो होता है ना, हम लोग यूरिया आपसे अलग कर रहा है ना, तो इसलिए वो वही जमा हो जाएगा आपका शरीर में, यूरिया क्योंकि छानेगा नहीं। 100 में बोलता है निम्नलिखित में कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना इसका सामान्य कार्य नहीं है। ग्लूकोज को मेंटेन करना जो है, अभी हम अग्नाशय वगैरह सब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे उसका मेन काम ये नहीं है। ये आपका क्या करता है, आपका जो अमोनिया है उसको क्या करता है, और दूसरे प्रकार के भी अशुद्धि है उसको यहाँ पे काम करता है शुद्ध करने का, फिल्टर करने का। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में थोड़ा सा बता लेंगे और फिर बाकी क्वेश्चन को यहाँ पे बनाएंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताइए। अगर फ़ायदा हो रहा होगा तो हम जो है इस जो आपको एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है वो ज़रूर उसको बता देंगे, और नहीं तो सीधे आपका क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। जैसा आप कमेंट कीजिएगा उस तरह से हम लोग काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।